सो हे गाइस, दिस इज अभय शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जोसा काउंसलिंग 2024 के बारे में कंप्लीट ए टू जेड इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। जोसा के लिए डेट्स क्या है, कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। इसका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। काउंसलिंग में हमें जब सीट मिलती है तो डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग क्या होती है, फीस सबमिट करनी होती है जो कि सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है, जो कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होती है। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या होती है, जब काउंसलिंग आगे जाती है तो उसमें हमें फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड के 3 ऑप्शन मिलते हैं काउंसलिंग को चलाने के लिए। तो वो ऑप्शन क्या होते हैं उनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। एंड जब राउंड 6 आता है यानी लास्ट राउंड आता है तो हमें वहां पे पार्शियल एडमिशन फीस जमा करनी होती है ताकि जोसा की सीट जो हमें मिली है वो सेफ हो जाए और हम फिर जो CSAB होता है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, जो कि स्पेशल राउंड काउंसलिंग होती है, उसमें जोसा की सीट को सेफ रखते हुए पार्टिसिपेट कर पाए CSAB में। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको डिटेल में एक एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा जिससे कि आप कहीं कोई मिस्टेक ना करो। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, सीरियस स्टूडेंट हो तो वीडियो 15-20 मिनट की हो, इसको ध्यान से एक बार देख लो। मैं गारंटी करता हूं कि वीडियो के एंड में आपका कोई भी डाउट जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड नहीं बचेगा। और अगर जेई मेन में तुम्हारी रैंक कम आई है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि क्या कॉलेज मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या टॉप कॉलेज ऑप्शन है जहां पे हमें जाके पछताना ना पड़े, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे काउंसलिंग सपोर्ट टीम के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन होगा वो प्रोवाइड कराएंगे। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगती है, क्योंकि काउंसलिंग में अगर आप मिस्टेक करोगे तो अच्छी रैंक भी बेकार हो जाएगी, तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और एक लाइक मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। तो आप चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे जोसा काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस होता है, कैसे इसका वर्क फ्लो होता है, डायग्राम से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले बात करते हैं कि जोसा काउंसलिंग 2024 है क्या। तो जोसा बेसिकली एक एजेंसी है, ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। जैसे एनटीए होता है ना, आप लोगों को पता होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका काम है जेईई मेन का एग्जाम कंडक्ट करना और उसका रिजल्ट रिलीज करना। इसी तरह जोसा एक एजेंसी है जिसका काम है NIT, IIT, IIIT, IIEST सिपुर और GFTI के लिए एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करना। जोसा में 23 IIT, 31 NIT, IIEST सिपुर, 26 IIIT एंड 38 GFTI पार्टिसिपेट करते हैं। इन कॉलेजेस के अंदर जो एडमिशन है वो जोसा काउंसलिंग के थ्रू होता है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट josa.nic.in है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि जोसा है क्या। एजेंसी है जो कि एडमिशन प्रोसेस के लिए काउंसलिंग कंडक्ट करती है। अब एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, तो एडमिशन प्रोसीजर का वर्क फ्लो हमने यहां पे बताया है डायग्राम के माध्यम से, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले जेईई मेन का एग्जाम हुआ, इसके बाद उसका रिजल्ट आया, फिर जेईई एडवांस्ड का एग्जाम हुआ और उसका रिजल्ट आया। जेईई एडवांस रिजल्ट के बाद जोसा काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको चॉइस फिलिंग करनी, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, आगे वीडियो में मैंने डिटेल में बता रखा है। मॉक सीट अलॉटमेंट होगा, क्या होता है आगे डिटेल में पूरी इंफॉर्मेशन जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ डिटेल में बताया आगे। चॉइस लॉक कैसे करनी है, क्या होता है ये। जब आपको चॉइस लॉक हो जाएगा तो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट आता है पॉजिटिव यानी सीट मिल जाती है तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बिलिंग में सबमिट करनी है, जिसमें फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन होगा। क्या होते हैं आगे डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है, कितनी है वो आगे बताएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर इसके बाद डाउनलोड कर लेना है। दैट्स इट, आपका एडमिशन कंप्लीट हुआ। सीट नहीं मिल रही तब तक कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वेट करना है नेक्स्ट राउंड के लिए। जोसा की जो काउंसलिंग है वो राउंड 1 से लेके राउंड 6 तक होती है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये वर्क फ्लो है। अब कौन कौन से बच्चे जोसा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं 2024 में, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जेईई मेन 2024 का एग्जाम दिया है वो NIT प्लस सिस्टम के लिए यानी NIT, IIIT, IIEST सिपुर और GFTI के लिए जोसा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रैंक मैटर नहीं करती,
चाहे आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई हो या फिर आपकी ऑल इंडिया रैंक 11 लाख आई हो, कोई मैटर नहीं करता, दोनों ही बच्चे जोसा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीट मिलना ना मिलना वो रैंक पे डिपेंड करता है। जेईई एडवांस्ड क्वालिफाइड स्टूडेंट जो होंगे वो आईआईटी के लिए भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यानी एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए तो कर ही पाएंगे, उनके पास जेईई एडवांस की रैंक भी है, तो वो आईआईटी के लिए भी काउंसलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे 75% और 65% का एक आपने क्राइटेरिया सुना होगा, तो आप ये समझिए कि अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से है 75% या उससे अधिक चाहिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से है तो 65% या उससे अधिक चाहिए। अब मान लो मेरे इतने परसेंट नहीं आ रहे हैं, तो मुझे फिर टॉप 20 परसेंटाइल कैंडिडेट में होना होगा अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड के अंदर, जो मेरे मार्क्स हैं वो टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। लेकिन मान लो कि मेरे 75% भी नहीं आ रहे हैं, 65% भी नहीं आ रहे हैं, मैं टॉप 20 परसेंटाइल में भी नहीं हूं, तो क्या मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा? मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं, लेकिन जब मुझे सीट अलॉटमेंट आ जाएगा उसके बाद जब मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा ना, ये वाला जो प्रोसीजर है, ये वाला जो प्रोसीजर चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो मेरी सीट रिजेक्ट हो जाएगी और फिर मैं नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। तो यही यहां पे नोट में मैंने बता रखा है। अब बात करते हैं कि डेट्स क्या है काउंसलिंग की, कब स्टार्ट होगी। तो जोसा की जो काउंसलिंग होती है वो जेईई एडवांस्ड के रिजल्ट के बाद आती है, स्टार्ट होती है। तो जेईई एडवांस का जो रिजल्ट आना है वो 9 जून को आना है और जोसा की काउंसलिंग 10 जून को सुबह 10 बजे आप ये मानो कि स्टार्ट हो जाएगी, ये एकदम कंफर्म है। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले आपको जोसा के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप जेईई मेन या जेईई एडवांस दोनों में से किसी का भी एप्लीकेशन नंबर या पासवर्ड यूज कर सकते हैं। लॉगिन करिए सिंपली। लॉगिन करने के बाद एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जाएगा। अब ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही होगा जो आपने जेईई मेन में रजिस्ट्रेशन के समय पे दिया था, उसी पे आपका ओटीपी जाने वाला है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें सिंपली आई एग्री पे क्लिक कर देना है, टर्म्स एंड कंडीशन है उस पे एग्री करना है। और इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, तो इसमें आपको जेंडर, नेशनैलिटी और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी चेंज करने का मौका दिया जाएगा। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। 5 मिनट में आपका रजिस्ट्रेशन बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट होंगे ना काउंसलिंग के टाइम पे, तब भी हम आपको पूरा लाइव करके बताएंगे। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना है, बस यही काम है आपका। अब चॉइस फिलिंग कैसे होगी जोसा के लिए, तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग पोर्टल का एक स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया है। इससे आप देख सकते हैं कि पोर्टल दिखता कैसा है। तो इसमें आपको एक साइड में अवेलेबल चॉइसेस दिखेंगी, एक साइड में आपने जो चॉइस फिल की है वो दिखेगा, एक ऐड का बटन दिखेगा, इस पे जब क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन ऐड हो जाएगा इधर साइड। ठीक है, तो ऐसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अब चॉइस आपको कैसे फिल करनी, तो लास्ट ईयर का या फिर उसके 1 साल पहले का कट ऑफ देखिए और उसके हिसाब से आपकी जो भी रैंक है उसके हिसाब से एक बढ़िया ऑर्डर सेट करिए चॉइस फिलिंग के लिए। कैसे करना है, जब स्टार्टिंग होगा, प्रोसीजर स्टार्ट होगा, तो उस समय पे हम आपको डिटेल में हालांकि बताएंगे कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, किस कॉलेज को आगे रखना है, किसको पीछे रखना है, कितनी रैंक पे कैसे चॉइस फिल कर, सब कुछ बताएंगे। तो चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और इसी से कॉलेज डिसाइड होता है, इसका ध्यान रखिएगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको मॉक सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट मिलेगा। तो ये 2 राउंड में होता है, राउंड 1 एंड राउंड 2। अब मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है, तो मॉक सीट अलॉटमेंट बेसिकली जैसे आप जेईई मेन का एग्जाम देते हो या कोई और एग्जाम देते हो, तो आप पहले मॉक टेस्ट देते हो ना कि भाई मेरी पोजीशन कैसी है, मैं कितना अच्छा प्रिपेयर किया हूं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये बेसिकली आपने जो चॉइस फिलिंग की है ना जोसा के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के बाद जो चॉइस फिलिंग की है, उस चॉइस फिलिंग के आधार पे आपको बताता है कि आपके क्या चांसेस बनते हैं, आपको आइडिया देता है, आइडिया अबाउट देयर चांसेस। तो आपको बताता है कि क्या कॉलेज आपको मिल सकता है, नहीं मिल सकता। और मान लो मॉक सीट अलॉटमेंट में मुझे कोई कॉलेज मिला, मान लो कि एनआईटी अगरतला के अंदर मुझे कंप्यूटर साइंस मिला, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे एनआईटी भोपाल में ईसी मिल जाए, तो यार मुझे मेरे हिसाब से नहीं मिल रहा। तो मैं चाहूं तो अपनी जो चॉइस फिलिंग है उसको मॉक सीट अलॉटमेंट के बाद एडिट कर सकता हूं, मॉडिफाई कर सकता हूं। तो मॉक सीट अलॉटमेंट का जब रिजल्ट आ जाता है, इसके बाद आपको चॉइस लॉक करनी होती है। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करेंगे तो सिस्टम उसे ऑटो लॉक कर देगा जब रजिस्ट्रेशन डेट खत्म हो जाएंगी। इस बात का ध्यान रखना कि लॉक चॉइस के अंदर मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब मॉक सीट का रिजल्ट देख लेना, 100% अपनी चॉइस फिलिंग से सेटिस्फाइड हो जाना, उसके बाद ही अपनी चॉइसेस को लॉक करना, क्योंकि लॉक चॉइस में मॉडिफिकेशन नहीं होगा।
और फिर इसके बाद जब चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगी, इसके बाद जोसा की काउंसलिंग राउंड 1 से राउंड 6 तक चलेगी। और जो लास्ट राउंड होता है जोसा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर लो रैंक स्टूडेंट। जिनकी रैंक कम है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें लास्ट राउंड तक वेट करना ही चाहिए। और जोसा के बाद CSAB में भी जाना चाहिए ताकि उनकी रैंक पे उन्हें बेस्ट कॉलेज मिल पाए। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर बेस्ट कॉलेज देख रहे हो अपनी रैंक पे, तो जोसा काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक वेट करना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। अब मान लो जोसा की काउंसलिंग हमने की, राउंड 1 काउंसलिंग के अंदर मुझे मान लो कि सीट अलॉटमेंट आ गया। अगर राउंड 1 में सीट नहीं मिला या किसी भी राउंड में मुझे सीट नहीं मिला, मान लो 1 से 6 के बीच में, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे आराम करना है, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा काउंसलिंग, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर जोसा में सीट मिल जाती है किसी भी राउंड के अंदर, तो एक बार आपको ये प्रोसीजर करना पड़ेगा। मान लो मैंने राउंड 1 काउंसलिंग की और मुझे सीट अलॉटमेंट आ गया जोसा में, तो अब मैं क्या करूं? तो अगर मुझे सीट मिल गई है तो फिर मुझे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट करनी होगी, जिसमें सबसे पहले मुझे सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। इसके बाद मुझे बिलिंगनेस सबमिट करनी है, फ्रीज फ्लोट या स्लाइड। अब फ्रीज फ्लोट स्लाइड क्या होता है? तो फ्रीज का मतलब ये होता है, मान लो मुझे राउंड 1 काउंसलिंग के अंदर NIT भोपाल के अंदर मैकेनिकल मिला हुआ है, और ये जो मैकेनिकल है ये मैंने 12 नंबर ऑप्शन में चॉइस फिलिंग में भर रखा है। तो फ्रीज का मतलब ये होता है कि मुझे NIT भोपाल का अगर मैकेनिकल मिल गया है राउंड 1 में, तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं और नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, मेरी काउंसलिंग यहां पे एंड कर दीजिए। तो फ्रीज का ऑप्शन मतलब फ्रीज यानी जम जाना, मतलब वहीं पे अब एडमिशन चाहिए, आगे नहीं जाना है। तो फ्रीज तभी सेलेक्ट करना जब अपनी सीट से एकदम 100% सेटिस्फाइड हो, इसके अलावा फ्रीज मत चूज करना। इसके बाद फ्लोट का ऑप्शन जो है वो ये कहता है कि हमें जो सीट मिली है NIT भोपाल मैकेनिकल 12 नंबर ऑप्शन, ये तो मैं लूंगा ही, लेकिन मैं नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में इससे ऊपर मैंने मान लो EC भी भर रखा है, इलेक्ट्रिकल भी भर रखा है NIT भोपाल का ही, NIT इलाहाबाद भी भर रखा है, और ऑप्शन भर रखे हैं 1 से 11 तक। तो मुझे नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जाना है और इससे बेटर ऑप्शन अगर मिलता है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। तो इसका मतलब है फ्लोट। स्लाइड का मतलब ये है कि मुझे उसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, मतलब NIT भोपाल में मैकेनिकल तो मिल गया, मैंने ऊपर NIT भोपाल का ही EC, इलेक्ट्रिकल और CS भी डाला है, तो अगर मुझे ऊपर के ऑप्शन मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में तो NIT भोपाल के अंदर ही चाहिए, मुझे दूसरा कोर्स दे दो सेम इंस्टीट्यूट के अंदर। तो इसका मतलब होता है स्लाइड, यानी स्लाइड हो जाना। आप समझ रहे हैं, एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर आपकी ब्रांच जो है वो दूसरी चेंज कर दो, जो ऊपर ऑप्शन भरे उसमें चेंज कर दो, लेकिन कॉलेज मत चेंज करना, इसका मतलब है स्लाइड। अब जब हम बिलिंगनेस सबमिट कर देते हैं फ्रीज फ्लोट या स्लाइड में से, होपफुली वो क्लियर हो गया होगा आपका, तो हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं इस पे बात करें तो इसमें आपको जितने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं सारे के सारे PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। पहली कंडीशन, मिनिमम साइज उसका 50 KB होना चाहिए, मैक्सिमम साइज उसका 500 KB होना चाहिए, उसके बीच में डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका। इसमें आपको क्लास 10th की मार्कशीट, ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, क्लास 10th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दीजिए। क्लास 12th की मार्कशीट आपकी लगेगी, डिजी लॉकर वाली भी आपकी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जिसमें आपको क्लास 12th की मार्कशीट ही लगानी। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होता है, आपने क्लास 12th जिस भी स्कूल से किया है वो किस स्टेट के अंदर है, वही स्टेट आपका होम स्टेट कहलाएगा NIT एडमिशन के लिए, जोसा काउंसलिंग एंड CSAB काउंसलिंग में। यही मतलब है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का। तो 12th की मार्कशीट ही वहां पे आपको अपलोड करनी है। मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसका फॉर्मेट जोसा की वेबसाइट पे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर कोई लग रहा है कैटेगरी एप्लीकेबल है तो फॉर्मेट जोसा के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जोसा की वेबसाइट पे मिल जाएगा। बैंक अकाउंट पासबुक का फ्रंट पेज आप लगाइए या फिर कैंसिल चेक आप लगाइए, वो अकाउंट आप यूज करिएगा जिसमें आपको रिफंड चाहिए होगा। रिफंड वगैरह का जो भी केस होगा, कोई भी केस होगा, तो उसका जो अमाउंट है वो आपके सेम बैंक अकाउंट में जाएगा, इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि जब हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो हमें सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है। अब जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है जो कि आपको पे करनी है वो कितनी होगी, तो ये जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है जनरल EWS OBC के लिए 40,000, SC ST और PWD के लिए 20,000 होगी। अब टेंशन मत लो कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये पैसा आपके एडमिशन जो कॉलेज की फीस होगी ना उसमें एडजस्ट हो जाएगा आगे चल के। एंड आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है तभी पे करनी है जब सीट अलॉटमेंट आएगा, क्योंकि जब सीट मिलेगी तभी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे ना, जब तक नहीं मिलेगी तब तक तो वेट करना है, मैंने बताया आपको। इसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना कंपलसरी है अगर आपको सीट अलॉटमेंट आ जाता है। मान लो राउंड 1 में मुझे NIT भोपाल का मैकेनिकल मिला है ना,
अब मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं जान पाते कि उन्हें सीट एक्सेप्टेंस फीस भी देनी है, हर साल ऐसा केस हमारे पास आता है। तो उन बच्चों को क्या होता है कि काउंसलिंग में वो रिपोर्टिंग नहीं करते। अब जब पे नहीं करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, आपने फीस नहीं जमा की मान लो, तो ऐसे के केस में आपका जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा और आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो अगर सीट मिली है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पे हमने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे की और इसके बाद फिर हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उनका वेरिफिकेशन हुआ। लगभग 24 आवर्स से 48 आवर्स का टाइम लगता है और इसके बाद आपको एक मैसेज आएगा, आप पोर्टल पे जाइए, लॉगिन करिए, वहां से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर डाउनलोड कर लीजिए। अब मान लो सेकेंड राउंड काउंसलिंग हुई, राउंड 1 हुआ, मैंने ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट किया, सेकेंड राउंड हुआ। अब मुझे सेकेंड राउंड के अंदर एनआईटी भोपाल का इलेक्ट्रिकल मिल गया मान लो फॉर एग्जांपल। अब मुझे एनआईटी भोपाल का इलेक्ट्रिकल मिला, मैंने जो फ्लोट का ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया था, तो क्या मुझे फिर से ये प्रोसीजर करना है, फिर से मुझे ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक बार ही करना है। ये मैं आपको बता देता हूं, एक ही बार आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका जो काउंसलिंग का नेक्स्ट राउंड है वो ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। आपने जो ऑप्शन एक बार सेलेक्ट के लिए वो ऑटोमेटिक चलता जाएगा। फ्लोट एक बार मैंने चूज किया है ना, तो राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक वही चलेगा। बीच में मुझे चेंज करना है, मान लो स्लाइड करना है या फ्रिज करना है, तो मुझे लॉगिन करके चूज करना पड़ेगा ऑप्शन, बिलिंगनेस सबमिट करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है ऑनलाइन रिपोर्टिंग का। अब विड्रॉ कैसे करते हैं सीट? तो मान लो मुझे सीट मिली है जोसा के अंदर 5th राउंड के अंदर एनआईटी इलाहाबाद के अंदर सिविल। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस साल ड्रॉप करता हूं या फिर कोई दूसरा कॉलेज लेना चाहता हूं, जोसा से एडमिशन नहीं लेना चाहता। मैंने जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो भर रखी है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग वगैरह कर रखी है, तो फिर मुझे अपना जो एडमिशन है वो हटाना है, तो मैं विड्रॉ का ऑप्शन चूज करूंगा, जिससे कि जो पैसे मैंने जमा किए हैं ना वो मेरे बैंक अकाउंट में वापस आ जाएं। तो इस केस में 7,000 रुपए आपके कट जाएंगे, जो कि जोसा का प्रोसेसिंग विड्रॉवल प्रोसेसिंग फी होगा। बाकी का जो पैसा है वो आपने जो बैंक अकाउंट दिया था ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे उसमें रिफंड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन होता है सीट विड्रॉ करने के लिए जोसा से। अब बात करते हैं कि पार्शियल एडमिशन फी क्या होती है। तो ये समझिए कि राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक की काउंसलिंग हुई। अब मान लो कि राउंड 1 या राउंड 6 किसी भी राउंड में 1 से लेकर 6 तक में मुझे कोई सीट मिल गई है जोसा में, ठीक है ना। मान लो कि मुझे एनआईटी भोपाल के अंदर मैं अभी ईसी तक पहुंच गया 6th राउंड में, ठीक है ना। पहले राउंड में मैकेनिकल मिला था, फिर मान लो आगे चला तो इलेक्ट्रिकल मिला। अब लास्ट राउंड आते आते, क्योंकि लास्ट राउंड में कट ऑफ बहुत डाउन हो जाती है, मैंने बताया ना बहुत ज्यादा बेटर राउंड है ये, बहुत बढ़िया एडवांटेज वाला राउंड है। तो मुझे एनआईटी भोपाल के ईसी तक मैं पहुंच गया। तो अगर आपको जोसा के राउंड 1 से राउंड 6 के बीच में एनआईटी प्लस सिस्टम में यानी एनआईटी ट्रिपल या जीएफटीआई में कोई भी सीट मिली है, तो उस सीट में आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट कर रखी है, सीट एक्सेप्टेंस फीस वगैरह सब जमा कर रखी है, सीट आपकी कंफर्म है, तो लास्ट राउंड के बाद, लास्ट राउंड के एंड में आपको जो पार्शियल एडमिशन फीस है वो पे करनी पड़ेगी। पार्शियल एडमिशन फीस जो है और जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है, ये दोनों की दोनों आपके कॉलेज की फीस में एडजस्ट हो जाएगा। तो पैसा आपका कहीं जा नहीं रहा है, पूरा पैसा आपका एडजस्ट हो जाएगा। जोसा का जो प्रोसेसिंग फी है वो 4,000 रुपए कटता है सभी बच्चों का, बाकी का जो अमाउंट है वो आपके कॉलेज की फीस में एडजस्ट हो जाता है, चाहे वो पार्शियल एडमिशन फी हो या सीट एक्सेप्टेंस फी हो। तो पार्शियल एडमिशन फी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 36,000 जमा करनी है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को 16,000 जमा करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये है पार्शियल एडमिशन फी। जब आप इसे जमा करेंगे ना, तभी आपकी जो सीट है जोसा वाली वो कंफर्म रहेगी। तो अब बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। तो क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जिसमें क्लास 12th की मार्कशीट लगेगी, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट की पासबुक, ये तो आपके ऑनलाइन रिपोर्टिंग वाले डॉक्यूमेंट हो गए। इसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स का, जिससे कि स्कॉलरशिप वगैरह मिल सके आपको। पासपोर्ट साइज फोटो 6 आपको चाहिए, रिसेंट क्लिक होनी चाहिए। आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर एंड सीट एक्सेप्टेंस लेटर, जब आप राउंड 6 कंप्लीट कर लेंगे जोसा का, तो वहां पे आपको एक लेटर मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला, वो फाइनल वाला आप डाउनलोड कर लेना। पहले राउंड के बाद भी मिलता है लेकिन लास्ट वाला डाउनलोड करना, ठीक है। तो वो लेटर आपको यहाँ पे लगेगा। इसके बाद लॉक चॉइस का प्रिंट आउट लगेगा और जेईई मेन या जेईई एडवांस जिसके बेस पे एडमिशन हुआ है उसका आपका रिजल्ट लगने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेके जोसा और सीएसईबी काउंसलिंग के बाद कॉलेज में जाना है इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग के लिए एनआईटी प्लस सिस्टम के। और अगर आईआईटी है, मान लो आपका एडमिशन आईआईटी में मिला है, तो जब जोसा का 6 राउंड खत्म हो जाएगा उसके बाद ही आपकी तुरंत इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग होगी, क्योंकि आईआईटी जो है
वो सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो सिर्फ जोसा में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम फाइनल एडमिशन विल बी डन आफ्टर जोसा एंड सीएसईबी काउंसलिंग। फॉर आईआईटी फाइनल एडमिशन विल बी डन आफ्टर लास्ट राउंड ऑफ जोसा काउंसलिंग बाय इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग। अलग अलग इंस्टीट्यूट की अलग अलग डेट आती है, वहां पे आपको ऑनलाइन भी कुछ कॉलेज एडमिशन देते हैं, कुछ कॉलेज आपको वहां पे बुलाते हैं। तो ये है कंप्लीट प्रोसीजर। अब बात करते हैं कि जोसा 2024 का जब काउंसलिंग हुआ, इसके बाद उसमें एनआईटी प्लस सिस्टम में कुछ सीट बच गई, बहुत सारी सीट बच जाती हैं, तो फिर सीएसईबी स्पेशल राउंड काउंसलिंग होती है, स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है, जिसमें कम रैंक पे काफी अच्छा कॉलेज आपको मिल जाता है। यानी अगर आपकी रैंक कम है जेईई मेन में, तो आपको सीएसईबी तक वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसके बाद जब सीएसईबी खत्म हो जाती है काउंसलिंग, तो फिर इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग होती है स्टार्ट और एडमिशन स्टार्ट होता है। तो सीएसईबी काउंसलिंग सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए होता है। इसमें आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आईआईटी डोंट पार्टिसिपेट इन सीएसईबी काउंसलिंग, ओनली एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई पार्टिसिपेट इन सीएसईबी। तो ये है सीएसईबी काउंसलिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन। जोसा काउंसलिंग के बारे में पूरी प्रोसीजर ए टू जेड इंफॉर्मेशन डिटेल में हमने इस वीडियो के अंदर कवर की है। कोई डाउट अगर आपका है, कोई क्वेरी है अगर आपकी, तो कमेंट सेक्शन पे जरूर हमें लिखिएगा। हम आपके सवालों का जवाब देंगे, आपके सवालों को दूर करेंगे, आपका जवाब मिलेगा। एंड एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, आपको वीडियो यूजफुल लग रही है, तो प्लीज अपने 10 दोस्तों के साथ इसे मिनिमम शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। एक लाइक आपकी तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं हम, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके इस तरह की बेटर वीडियोस बनाने का। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो है, बेल आइकन, उसको ऑन कर लीजिए, ताकि जोसा और सीएसईबी से रिलेटेड कंप्लीट अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल सके।